गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, हफ्ते का पहला दिन है और जितनी एनर्जी आप आज शो कर सकते हैं पूरा हफ्ता यकीन मानिए बहुत अच्छा गुजरता है। पहला दिन अच्छा गुजारें और फिर एक ऐसी रूटीन सेट होती है कि खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें अच्छा लगना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो काम है, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है, तो बड़े अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। पहले दिन का आगाज़ जो है हफ्ते का अच्छा होना चाहिए। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, सड़कें और हिफाजती बंद बनाने के लिए 27 अरब कर्ज लेने का फैसला। दूसरी टॉप स्टोरी, पाबंदियों का बो काटा, लाहौरियों ने बसंत मना ली। वैलेंटाइंस डे, शहरी अपने प्यारों को फूलों का तोहफा देकर इजहार मोहब्बत करते रहे। और मुल्की तरक्की की राह पर गामजन, तवानाई बहरान खत्म करके ही दम लेंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर उमर असलम। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल चाल है आपके? उमर, सड़कें और हिफाजती बंद बनाने के लिए 27 अरब रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने, ADB ने जो है वो हामी भर ली है। जी, अली रामे की आज की जो खबर है वो डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है। उसके मुताबिक 27 अरब कर्ज लेने का जो है वो फैसला किया गया है। सड़कें और फ्लड के हवाले से जो इलाके मुतासर हैं वहाँ पर जो बंद बनाने हैं, सड़कें बनानी, उस सिलसिले में ज़्यादातर फंड जो कर्ज़ा जो है जहाँ पर आलमी बैंक दे रहा है, वहीं पर ज़्यादातर जो कर्ज़ा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। इसी हवाले से बताते चलें कि जब पहले से ही पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है तो उसके अलावा एक और मज़ीद अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। इस सिलसिले में इस माली साल से जो है वो 10 अरब का तकरीबन जो है वो कर्ज़ा भी जहाँ पर लिया जा चुका है। वहीं पर नए ऑफिसर्स भी जो हैं वो भर्ती किए जाएंगे, पूरा नया सेल बनाया जाएगा। लेकिन फिर बात यह है कि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पहले से मौजूद है सूबे में। कहीं पर भी कोई भी नागहानी आफत आ जाए, सैलाब आ जाए या ज़लज़ला आ जाए, उससे इलाका कोई मुतासर हो जाए, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए पहले से ही पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है वो काम कर रहा है। उसके बावजूद जो एक नया इदारा बनाने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बात करें तो फिर ये 27 अरब का जो कर्ज़ा है ये वापस भी तो करना है। फिर दूसरी पहले ही ऑरेंज लाइन ट्रेन का जिस तरीके से कर्जा लिया जा रहा है वो भी 22 साल की, आसान एक साथ का वर्ड एक यूज़ कर दिया जाता है। कर्जा कर्जा है, उधार है, वो देना है, वो वापस करना है। तो उसके बाद फिर 27 अरब जैसी बड़ी रकम, जिसमें से 10 अरब अब तक लिए जा चुके हैं। और ये वही हुकूमत है जो जब 2013 से कबल वफाक के इक़्तिदार में नहीं आई थी तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ये कहा करते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, इस कौम को भिखारी नहीं बनने देंगे। तो फिर ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि कभी ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए कर्जा लिया जा रहा है, कभी आवाम को जो फ्लड रिलीफ के सेल के नाम पे एक नया सेल बनाने के नाम पर कर्जा लिया जा रहा है। तो ये तो फिर एक तरफ कौम को भिखारी बनाया जा रहा है, कर्ज़ों की तादाद में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब जब रिलीफ के हवाले से बात की जाती है तो पहले से ही एक अथॉरिटी मौजूद है। जब पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हवाले से जब सैलाब आया था और उसने बड़े पैमाने पर जो जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में तबाही मचाई थी, तो वहाँ पर उन्होंने एक बेहतर अंदाज में जहाँ पर काम किया था। 10,000 से ज़ायद जो लिहाफ, कंबल समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुँचाई थी। तो उसके बाद एक और नया सेल बनाने की और उसकी ज़रूरत क्यों पेश है, ये एक अहम बात है। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जब इस तरह की आफात जब आने वाली होती हैं तो उससे पहले जब पेशगोई कर दी जाती है महकमा मौसमियात की जानिब से और दीगर मुतलका इदारों की जानिब से, तो वहाँ पर जो मुतलका जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं किए जाते। अगर वहाँ पर किसी भी आफत को आने से पहले इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए जाएँ तो फिर बड़े पैमाने पर जो तबाही होती है वो जो है वो एटलीस्ट कंट्रोल हो सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब जून जुलाई जब बरसात का मौसम आता है तो उसके बाद जो है वो ज़्यादातर बारिशें हो जाती हैं, फिर वो अनएक्सपेक्टेड बारिशें होती हैं। डैम हम बना नहीं सके अनफॉर्चुनेटली अभी तक कि उसी पानी को जो हम कंट्रोल कर लें और उसी पानी के ज़रिए हम बिजली बना लें, तो वही पानी जो है वो फिर तबाही। लेकिन अगर कर्ज लेके कर रहे हैं तो ये तो हुकूमत की
जो है वो नाअहली साबित करता है, लेकिन ये सड़कें और ये हिफाजती बंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से इन पर जितनी जल्दी काम हो सके उतना ज़रूरी है। देखिए, फिर इस हुकूमत के हवाले से जब बात करते हैं तो इस वक्त सूबे में मुसलसल जो 2008 से तकरीबन 7.5 साल हो गए ये हुकूमत मौजूद है, तो क्या अभी तक सड़कें और पुल, ऑलमोस्ट हर साल सैलाब आता है, हर साल इलाकों में आता है और बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाता है। फिर शहबाज शरीफ वहाँ पर जाके दौरे करते हैं, शहर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली रहनुमाओं की ड्यूटियाँ भी लगाई जाती हैं। तो फिर बात यह है कि 7.5 में अभी तक प्लानिंग ही नहीं की जा सकी। फिर सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये भी उठता है कि आपने 7.5 साल में किया क्या है अवाम को रिलीफ देने के लिए, सिवाय बुलंदो बांग दावे के और फिर वहाँ पर दौरे करने के। वहाँ पर एक खुद सूबाई वज़ीर ने बताया कि मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कि जब उस जनूबी पंजाब वाली साइड पे जब सैलाब आया और वहाँ पर गए तो लोगों के पास खाने के लिए सामान तक मौजूद नहीं था। तो देखिए, बात तो ये है कि जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाए तो फिर अगर इकदाम किए तो उसका क्या फ़ायदा है। अब इस पे कर्ज़ ले लिया है, पुल बनाने बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि आप अभी तक 7 साल के दौरान 7.5 साल की जो परफॉर्मेंस उस हवाले से जब बात करते हैं तो जब भी बारिशें आती हैं कर्जे भी लिए जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी पंजाब डिजास्टर बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सैलाब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो पहले से ही काम कर रही है ना, तो उस सिलसिले में और फिर पेशगोई भी कर दी जाती है, बता दिया जाता है कि इन इलाकों में जो है वो बंद टूटने का ख़तरा है, बारिशें ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पर अगर हम हिफाजती इंतज़ामात कर लें तो सिर्फ माल मवेशी नहीं बचेंगे बल्कि कई कीमती इंसानी जानें वो भी तो बच सकती हैं। तो इस हवाले से एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि जहाँ पर ख़तरा हो कि बारिशों के बाद जो है वो पानी आ जाता है, वो आबादियाँ डूबने का ख़तरा है, तो वहाँ पर आबादियाँ पहले से ही कायम ना होने दी जाए। तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये जो जिस रिलीफ के हवा और उस पानी को स्टोर करने के हवाले से इक़दाम करने चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके से इस पानी को यूटिलाइज़ किया जाए या बंद बनाए जाए। तो अब अगर 7.5 साल के बाद, 8 साल के बाद इतनी भी प्लानिंग नहीं हो सकी तो फिर ये हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ज़रूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली टॉप स्टोरी, पाबंदियों का बोकाटा हुआ कल, लाहौरियों ने खुद बसंत मना ली, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पतंगबाजी की जाती रही, कहाँ है हुकूमत का हुल? देखिए, बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है जो लाहौर की पहचान हुआ करता था। याद होगा कि गुज़िश्ता को 5-7 साल कबल जब बसंत हुआ करती थी तो ना सिर्फ लाहौर, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा बल्कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो बसंत मनाने को आते थे और लाहौर की एक पहचान बन गया था। पूरी दुनिया में जो लाहौर का एक नई पहचान या मुतारिफ एक करवाया गया था वो बसंत था। छतों की जो होटल्स में जो है वो पूरी बुकिंग हो जाती थी, फॉरनर्स आते थे, ज़र मुबादला आता था, लेकिन फिर जितने बड़े बड़े प्लाजाज हैं उनकी छतें बुक हो जाती थी, घरों की छतें बुक। अंदरून लाहौर की बात करें, आप कृष्ण नगर की बात करें, मुज़न की बात, ये बसंत पूरी दुनिया में मशहूर थी। और ख़ुसूसन फरवरी की जब हम बात करते हैं तो इसी दूसरे हफ्ते में, एक पहले हफ्ते, दूसरे तीसरे हफ्ते में अक्सर जो है वो बसंत के हवाले से फिर बसंत नाइट होती थी। और जब अरकान असम्बली से भी गुज़िश्ता दिनों में इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि ईद पर शायद इतना मज़ा नहीं आता था जितना ज़्यादा वो लुत्फ़अंदोज़ होते थे बसंत से, और इस हवाले से भरपूर तैयारी की कल्चर बन चुका था, एक फूड फेस्टिवल सा होता था वहाँ पे। छतों पे जो है वो छतों पे बारबेक्यू हो रहा है, मुख्तलिफ पकवान बन रहे हैं, रात को बारबेक्यू हो रहा है, सुबह हलवा पूरी, नान चने और मगज़ पाए, यानी घरों में नाश्ता बन रहा होता था, एक एक्टिविटी जनरेट होती थी। और हमारा जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उस हवाले से अगर लेकिन ये सारा कल्चर, ये सारी तहजीब एक खूनी कल्चर बनकर रह गया, क्योंकि मिलावटें होना शुरू हो गई, धाती वाली जो डोर है वो बनना शुरू हो गई, ऐसी डोरें केमिकल्स लगाकर बनना शुरू हो गई जो नुकसानदेह हो गई। देखिए, इंसानी जान से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है, कोई त्यौहार भी नहीं है। और जब छोटे छोटे बच्चों के गले कट गए उससे बढ़कर कोई भी त्यौहार नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर हुकूमत की जानिब से भी तो इक़दाम कोई होने चाहिए, आवाम को कहीं रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। इस हवाले से या तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, देखें जाने तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की वजह से भी जा रही हैं, इसके तामीराती काम की वजह से भी कई कीमती इंसानी जानें चली गई हैं। तो फिर जब बात होती है बसंत के हवाले से तो शहरियों ने तो कल भी मिनी बसंत लाहौर में मनाई। मुगलपुरा की बात करें, नसीराबाद की बात करें, आप वादत रोड, मुस्लिम टाउन की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर लाहौरियों ने, बेशक पुलिस ने कार्रवाई की कुछ पतंगबाजों के हवाले से, DIG डॉक्टर हैदर अशरफ ने कहा कि इस हवाले से हम सख्त खबर के मुताबिक जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन लाहौरी फिर बात तो मतलब नहीं है, लाहौरियों ने मिनी बसंत ज़रूर एटलीस्ट मनाई,
मुख्तलिफ इलाकों में जैसे वहदत रोड अच्छा, वो एक प्लान भी तो किया जा रहा था कि छांगा मांगा में जो है या इस तरह के जो शहर से दूर इलाका है वहाँ पर एक फेस्टिवल लगा दिया जाएगा जिसने बसंत उड़ानी है, मतलब बसंत मनानी है, पतंग उड़ानी है, और वहाँ जाकर उस चीज़ को एंजॉय करना। देखिए, लोगों के पास अब एक्टिविटी के जो पॉजिटिव एक्टिविटी मुस्बत तफरी के मौके नहीं है। आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में जो स्प्रिंग फेस्टिवल सा एक सेलिब्रेट किया जाता है ये रेस कोर्स पार्क में, तो वो हमेशा हुकूमत अगर 7 दिन के लिए लगाती है तो वो लोगों के रश की वजह से वो एक हफ़्ता मज़ीद बढ़ाना पड़ जाता है। यानी लोगों की उनका टारगेट अगर 60 से 70 हज़ार होता है तो लोग 1 से 1.5 लाख आते हैं। तो ये शो करता है कि यहाँ पर सेहतमंद और जो एक मुस्बत तफरी के मौके शहरियों के पास है नहीं। फिर जब हालात की बात करते हैं तो जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, जब बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें हाथों में पिस्तौल लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थामे होते हैं तो एक खौफ की अलामत भी जो समझे जाते हैं। तो जहाँ पर इतने घबराए होते हैं, वहीं पर इस तरह की मुस्बत तफरी के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम जिस तरह छांगा मांगा में था या लाहौर के करीब कोई एक दिन के लिए इजाज़त दे दी जाए बसंत की। इस तमाम हिफाजती इंतज़ाम हुकूमत चाहे तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। हुकूमत की मर्ज़ी पर मुनहसर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कल वैलेंटाइंस डे मनाया गया, कल फरवरी था, और शहरी जो है वो आपस में प्यार और मोहब्बत का इजहार करते रहे। और ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथी के लिए हो, कि आपके बच्चों से भी हो सकता है, आपको अपनी माँ से भी हो सकता है, अपने बाप से भी हो सकता है, बहन भाइयों से भी हो सकता है। तो शहरियों ने मतलब बड़े भरपूर तरीके से इस दिन को भी इंजॉय किया। जी, कल फूल वालों की दुकान पर भी खुसूसन काफ़ी रश देखने में आया। लेकिन फूल वालों ने अपनी अच्छी चांदी की है। 50-50 रुपए तक की जो है वो एक कली फूल की जो आम तौर पर 15 से 20 रुपए की जो है वो फ़रोख्त होती है, वो 50-50 रुपए की। और जो गुलदस्ता है अगर मिसाल की वो 300-400 रुपये 200-300 का था तो वो हज़ार रुपये 800 रुपये में भी जो 700 यानी मुंह मांगे दाम वसूल किए जाते रहे। लेकिन इसी हवाले से बात करें तो चाहे वो माल रोड हो, चाहे वो गुलबर्ग हो, चाहे वो दीगर इलाकों की बात करें तो फूल वालों की दुकानों पर रश रहा। वहीं पर लोगों ने अपने जो है वो मिलने वालों को फूल भी दिए और जो तहाइफ भी दिए, चॉकलेट्स गिफ्ट्स की। इसके साथ साथ होटल्स की बात करें तो वहाँ पर भी खुसूसी तौर पर MM आलम रोड और गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में जो है वो होटल रेस्टोरेंट्स में खसूसी अरेंजमेंट्स भी किए गए थे। बैलून्स जो हैं वो सफ़ेद और लाल लगाए गए थे और उसको सेलिब्रेट किया गया। और उसके साथ साथ लोगों का एक बड़ा अब एक ट्रेंड चेंज भी हो गया है कि रेस्टोरेंट्स में डिनर्स के लिए जाते हैं, वहाँ पर आउटिंग करते हैं और भरपूर तरीके से इस दिन को मनाते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस डे एनीमोर। लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं असल में। देखिए, इस पे हर एक का अपना बिलीव होता है। लोग तो वैसे भी जर्नली भी अगर अपनी फैमिली के साथ टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजारना चाहें और तो सोने पे सुहागा कल वैसे ही संडे था तो लोगों ने उसको और मतलब क्योंकि छुट्टी थी, काम नहीं था, तो और अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया लोगों का। अब देखें, लाहौर के हवाले से जब भी बात की जाती है तो खाने पीने के शौकीन लोग हैं। लाहौरी खाबों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी तरीके से बात करें तो जिस तरीके से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जो प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए थे, लाइक बैलून्स लगाए गए थे, चॉकलेट्स और छोटे छोटे गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट जैसे होते रहे। उसके साथ साथ खुसूसी वहाँ पर जिस तरह अरेंजमेंट्स किए गए थे, वहीं पर जिस तरह बिल्कुल ठीक कहा आपने कि संडे भी था तो लोगों को अपने फैमिली के साथ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे उमर कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है, लोगों को इंजॉयमेंट बहुत कम मिलती है, बहुत कम चीज़ों में मिलती है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर लें और चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरें तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। नहीं, अब बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये खाली वैलेंटाइन डे वाले दिन ही नहीं करना चाहिए ना। अगर फैमिली के साथ आपने वक्त गुजारना है तो वो एटलीस्ट जो है वो हर वीकेंड पे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वीकेंड पे खास तौर पर फैमिली को टाइम ज़रूर दें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद जो आप में एक एनर्जी आती है नए वीक के साथ और काम के हवाले से, उसका फिर कहीं और कंपैरिजन नहीं मिलता। ऑब्वियसली जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल संडे था, लोगों की तादाद जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ निकली, अपने वालदैन के साथ और इसी तरीके से अपने बहन भाइयों के साथ जो है वो उन्होंने होटल्स बीवियों के साथ भी आप कहीं लेकर गए थे होटल एंड रेस्टोरेंट्स का भी जिस तरीके से रुख किया। मैं हमेशा हर संडे फैमिली के साथ कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि हर संडे फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन कल खास तौर पर कोई गिफ्ट नहीं, हम फैमिली के साथ हमेशा ही खाना खाते हैं। हमारी ये एक रूटीन है, रवायत है कि हमारी फैमिली में कि संडे टू संडे मतलब एक दिन कोशिश करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट फैमिली। लेकिन इसका मतलब भाभी को गिफ्ट कोई नहीं मिला? बस वो फैमिली के साथ जब खाना खा लिया तो वही गिफ्ट होता है ना। तो इसी हवाले से अगर बात करें तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए था। और जब आप ये बात बोल रहे थे ना कि एक दिन ही नहीं होना चाहिए, सारा साल और सारे वीकेंड्स ही होने चाहिए, तब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि इस दफ़ा जो है वो आप कंजूसी कर गए हैं और कोई गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन मैं ये ऑनर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको उनको चले
दिन गुजर गया लेकिन गिफ्ट अब देखिए जब हम चले जाते हैं तो वो गिफ्ट ही होता है, जब हम घर चले जाते हैं तो वो गिफ्ट ही होता है उनके लिए। ये तो लिए। भाभी से पूछना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी की खबरें डिस्कस करेंगे। कुछ मजीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली खबर लेस्को के हवाले से है। उमर, एहलकारों को बगैर ग्लव्स जो है वो खंभों पर चढ़ा दिया और फिर खुदा न खास्ता जब कोई हादसा पेश आ जाता है तो जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। जी, शाहिद सिप्रा की ये खबर है, उसके मुताबिक जो है वो उनके मुताबिक कज़ाफ़ी स्टेडियम फ़िरोज़पुर रोड के करीब जो है वो बग़ैर ग्लव्स और सेफ्टी जो है वो उन पर के बग़ैर जो है वो खंभों पर चढ़ा दिया गया। और फिर अक्सर देखा गया, ये बात एक बिल्कुल दुरुस्त इस खबर में है कि जो है वो इनको करंट लग जाता है और फिर क्योंकि हाई वोल्टेज तारें होती हैं, खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी करंट आ जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पर। खुदा न हाई रिस्क है, हाई रिस्क है। और उसमें अगर आप सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं ले रहे हो तो फिर सेफ्टी मेजरमेंट्स इतने ही है ना कि ग्लव्स पहन लिए जाएं और जितने भी सेफ्टी जैकेट्स और जो हैं वो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाएं, तो एटलीस्ट उसके बगैर इन्हें बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कहा खबर के मुताबिक कि लेस्को के ऑफिसर्स जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, अपने कमरों में होते हैं, उन्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि जिस तरह लाइनमैन्स होते हैं उनकी अपनी उनकी फैमिली होती है, ऑब्वियसली उनकी एक अपनी जो है वो सर्कल है, उसके बावजूद अपनी जान का रिस्क लेकर उनको इस तरह वो खंभों पर चढ़ा दिया जाता है। या तो इनके पास वो इक्विपमेंट या दस्ताने मौजूद ना हों, फिर तो बात जो है फिर भी इन्हें जो है वो नहीं इस तरीके से जो है वो खंभों पर चढ़ा देना चाहिए, बल्कि जब तक हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल नहीं होने चाहिए उस वक्त तक। देखें माजी में हमने कई दफ़ा देखा है कि अक्सर जो है मुतादिद लाइनमैन समेत जो दीगर लेस्को का जो लोअर स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है जो इन चीज़ों की जी वो उनकी जो है वो अमवात का शिकार हो जाता है, डेथ हो जाती है सिर्फ इसी वजह से कि कवानीन की पाबंदी नहीं की जा रही है, सेफ्टी कवानीन। और ये इससे कुछ हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले अपनी, लेकिन अब वो भी क्या करें कि जब ऑफिसर्स की जानिब से अहकामात आ जाएँ, वो तो ठंडे कमरों में बैठकर अपने सिर्फ पेन से या एक फ़ोन से जो है वो अहकामात जारी कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं जानते कि लाइनमैन्स की या लॉयर स्टाफ के हवाले से अगर बात करें तो जानें कितनी अहम है। और कोई भी जान हो, इंसानी जान हो, वो कीमती होती है। उसके बावजूद वो इस तरीके से हाई रिस्क पर बग़ैर ग्लव्स के जो हैं वो तारे ठीक करें या खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई अफसोसनाक वाक़या हो जाए तो उसके बाद ही जो है हमेशा अमला हरकत में आता है, या फिर सेफ्टी मेजर्स के हवाले से एक अंदर सेमिनार करवा दिए जाते हैं, एक दो इजलास या मीटिंग्स कर ली जाती हैं। लेकिन जब कवानीन पर अमल दरामद की बात, कवानीन की तो बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन जब कवानीन पर अमल दरामद की बात की जाती है तो वो कहीं पर नहीं दिखाई देते। तो इस हवाले से जब तक सेफ्टी जो इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल नहीं होने चाहिए, तब तक लाइनमैन्स को भी चाहिए कि किसी काम करने से इनकार कर दें। और मेरे ख्याल से ये उनका राइट होगा, अगर उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे वो ग्लव्स हैं, चाहे वो जैकेट्स हैं या वो शूज़ हैं, अगर वो प्रोवाइड नहीं करें तो काम करने से इनकार कर दें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से कई अमवात हो चुकी हैं, इस तरीके उसके बाद महज एक सेमिनार करवा देना या फिर उस हवाले से चंद हदायत जारी कर देना या प्रेस रिलीज़ जारी कर देना वो काफ़ी नहीं होता। और बिल्कुल ठीक कहा कि लाइनमैन्स को भी चाहिए कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो काम करने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि जान है तो फिर सारी चीज़ें हैं, फिर जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन बगैर ग्लव्स के और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो उसी के बाद अगर हरकत में आना है तो उससे बेहतर है कि पहले हिफाजती इंतज़ामात होते हैं और उसके बाद जो है वो काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। कल वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कौम से किए गए वादे पूरे करेंगे और मुल्क की तरक्की यकीनी बनाएंगे, साथ साथ तवानाई बहरान ख़त्म करेंगे। देखिए कौम से किए गए वादों के हवाले से जब बात करते हैं तो इनका ही कहना था कि 6 महीने में लोड शेडिंग का मुकम्मल ख़ात्मा कर देंगे। लोड शेडिंग का मुकम्मल ख़ात्मा क्या हो सका, ये खुद ही जवाब दे दें या अवाम जवाब दे दे। लोड शेडिंग में कमी आ गई, ये बात दुरुस्त है कि अब लोड शेडिंग में कमी ज़रूर आ गई, लेकिन इनका वादा ख़ात्मे का था। अब 2.5 साल से ज़ायद हुकूमत, 3 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं, तकरीबन पौने 3 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट को। उसके हवाले से जब जिन वादों के हवाले से वो बात करते हैं तो उन वादों में एक वादा ये भी शामिल था कि कौम को भिखारी नहीं बनने देंगे। तो आज की हमारी मेन लीड स्टोरी जो अली रामी की, वो खुद बता रही कि 27 अरब कर्जा लिया जा रहा है, ऑरेंज मेट्रो लाइन पर कितना कर्जा लिया जा रहा है और दीगर मनसूबों पर किस तरीके से कर्जा लिया जा रहा है। कौम से एक वादा ये भी था कि
सेहत की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मिलेंगी। तो ख़ुद शहबाज शरीफ जाके हैं, मेयो हस्पताल है, जनरल हॉस्पिटल है, मैं लाहौर के हस्पतालों की बात कर रहा हूँ, गाँव के हस्पतालों की या जो दही इलाके उस तरफ का तो हम रुख की बात ही नहीं करते। जो पाकिस्तान के सबसे मोस्ट डेवलप सिटीज़ में से एक सिटी है शहर लाहौर, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। शादरा हॉस्पिटल में जाके मियाँ साहब खुद देख लें कि वहाँ पर क्या हालात, क्या इंतज़ामात हैं। ये तो हो गई हस्पतालों के हवाले से बात हो गई। कौम से एक वादा ये भी था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कि तालीम का उजाला घर घर फैलाएंगे। अभी चंद रोज़ कबल खुद ही भट्टा मज़दूरों के पास वहाँ पर देखे तो बच्चों को देखा तो उनका कहना था कि अब ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे। हालांकि वो बच्चे जो है वो रायवंड में उनके बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर के करीब ही, यानी थोड़ी सी मुसाफत पे वहीं पर रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर ख़बर के मुताबिक अगर बात करें तो जहाँ पर मुख्तलिफ इजलास होते हैं, बयानात जारी किए जाते हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से, तो लेकिन जब अमली तौर पर देखा जाता है तो वो जो समरात हैं वो अभी तक आवाम को डिलीवर नहीं हो सके। फिर कहते हैं जी तेज़ रफ्तारी से जो मंसूबे मुकम्मल करने का कल्चर हमने डेवलप किया, वो कल्चर इन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। ठीक है, नो डाउट इन्होंने डेवलप किया, लेकिन वो कल्चर खुद ही तबाह हो गया कि तेज़ रफ्तारी से काम नहीं हो रहा है। आप ये जेल और सिग्नल फ्री मंसूबे की बात कर रहे हैं, कब कहाँ दिसंबर की डेडलाइन थी, उसके बाद जनवरी हुआ और अब फरवरी भी ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। आप और मैं और जो देखने वाले बड़े अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि जब जेल रोड सिग्नल फ्री नहीं था शायद तब उस वक्त सूरत हाल ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि अब जो कट्स जिस तरीके से लगा दिए गए हैं वो अव्वल तो अगर कोई बड़ा ट्रक या कोई बड़ी यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाए तो उसको कट करने में बस नहीं मुड़ नहीं सकती, और फिर उसके बाद जो 10-10 मिनट की लंबी, क्योंकि जेल रोड एक बहुत ही लाहौर की अहम और मेन शाहराह है। मुख्तलिफ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, हॉस्पिटल्स यहाँ देख लें, यहाँ पर उनके लिए एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। फिर अब जिस जो है तेज़ी से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाने का कल्चर हमने मुतारिफ करवाया, ये इनका दावा है, ठीक है, ये बात मान लेते हैं। लेकिन फिर आपने जिस तरीके से बात की कि जेल रोड की मिसाल देख लें, अब जिस तरीके से ऑरेंज लाइन का मंसूबे का जो काम जारी है, आवाम को रिलीफ 2.5 साल के बाद मिलेगा। देखिए मुझे याद है अच्छी तरीके से कि हम न्यू खान बस सर्विस में सफ़र किया करते थे और न्यू खान बस सर्विस बड़ी बेहतरीन, घर से ही तकरीबन घर के सामने से मिलती थी और हम स्टेशन तक और जो दीगर मकामात पर रुकती थी जाती थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, क्या हमें ज़रूरत थी इस चीज़ की? एक अच्छा मंसूबा ज़रूर है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर इस मंसूबे के पैसों के ज़रिए देखना चाहिए ना कि क्या ये मंसूबा अगर ना हो तो क्या नुकसान होगा और अगर हो तो क्या नुकसान होगा, और पलड़ा देखना चाहिए कि कहाँ पर भारी है, तब प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट करनी चाहिए। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट तबाह हुआ पड़ा है, आपकी एजुकेशन जो है उसमें आप कोई तरक्की नहीं कर पा रहे और आपने जोर दिया हुआ है इन चीज़ों पर। सिर्फ बातों की हद तक बात करें ना, 100% एनरोलमेंट, मुझे याद है वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर ऐवान इकबाल में प्रोग्राम में कहा था कि 100% एनरोलमेंट को यकीनी बनाएंगे। देखें, जब तक तालीम के शोबे में हम तरक्की नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ये तो एक ऑब्वियस है। तालीम अगर आम कर दी जाए, उसके हवाले से जिस तरीके से ये ऑरेंज लाइन के हवाले से काम कर रहे हैं, उसी डेडिकेशन के साथ अगर हम तालीम और सेहत के शोबे में, क्योंकि तालीम के ज़रिए तरक्की होनी है और सेहत है, यानी यहाँ पर गुर्दों के जिनके डायलिसिस होते हैं उनके बेहतरीन इलाज होना चाहिए। इवन कि जिनको कैंसर जैसा मोज़ी मर्ज भी हो गए, आप हस्पतालों में जाकर हाल देखें, एक शख्स अगर बीमार हो जाए पूरी फैमिली बीमार हो जाती। ऑब्वियसली उसकी तीमारदारी, उसको हॉस्पिटल लाना ले जाना, सारे अरेंजमेंट्स करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि इतना बेहतरीन इलाज डॉक्टर्स को इतना फैसिलिटेट करें कि एक ये मैं खैर बातें जो मैं कर रहा हूँ बड़े आइडियल कल्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी प्रायोरिटी में सड़कों पुलों के अलावा पहली प्रायोरिटी, क्योंकि वो हुक्मरान वक्त हैं, वफाक में भी उन्हीं की हुकूमत है और सूबे में भी उन्हीं की हुकूमत है, तो अगर अपनी प्रायोरिटी सिर्फ तालीम और सेहत कर लें, पुल सड़कें ज़रूरी हैं, लेकिन देखें अगर तालीम हासिल कर लेंगे, मिसाल इस वक्त लाहौर के हवाले से मैं बात करूं, लेकिन फिर भी इंडिया तालीम में बहुत आगे चला गया। आप देखें उनके बच्चे आईटी मास्टर्स बेहतरीन हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ पर लाहौर के अंदर अगर बात करें तो यहीं से अरफा करीम की भी मिसाल है। यहाँ पर ज़हीन तलबा की, आप किसी सरकारी स्कूल के बच्चों के पास भी चले जाएँ तो उनकी जहानत देख कर आप दंग रह जाते हैं, यानी इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। किसी के टैलेंट को स्पोर्ट्स में यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, किसी की तकरीर में करने की ज़रूरत है, किसी के जो है
है वो इंजीनियरिंग में, किसी की मेडिकल में, किसी के जर्नलिज्म में, मतलब मुख्तलिफ शोबे हैं। अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्योंकि वो एक ताकतवर वज़ीर आला पंजाब हैं, सिर्फ इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 कर लें, तालीम और सेहत, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान सिर्फ 2 से 4 साल के अंदर सिर्फ लाहौर नहीं, सूबा पंजाब नहीं, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो देखेगा कि पाकिस्तान तरक्की भी कर सकता है। क्योंकि तरक्की करनी है तो फिर तालीम को अपनी तरजीह बनाना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। जहाँ पर हुकूमत कहीं ना कहीं ऑन ऑफिशियल लेवल कुछ नहीं करती, वहाँ पर बहुत से ऐसे समाजी कारकुन हैं, बहुत से ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो अपना ये किरदार अदा कर रहे हैं। उसी तरह से कल पैदाइशी अमराज कल्ब से आगाही के लिए गुलबर्ग में एक साइकिल रैली निकाली गई, और मेरे ख्याल से इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो जेनुअनली आवाम को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, तवज्जो खींचते हैं, और फिर तवज्जो के बाद आपको उनका मकसद समझ आता है। फिर आहिस्ता से वो जो सारे पॉइंटर्स होते हैं, वो जो एजुकेशन घर घर पहुंचानी होती है, वो ज़रूरी हो जाती है। जी बिल्कुल, ये कल जो है वो रैली निकाली गई। यहाँ पर इस तकरीब के मेहमान खसूसी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट और मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो लोगों में आगाही मिलती है। जिस तरीके से डेंगू के हवाले से एक बहुत बड़ा हमला किया डेंगू ने, जिस तरीके से डेंगू वायरस, और वो अवेयरनेस ही थी जिसने अगले साल और उससे अगले साल उस पर काबू पाया, और नो डाउट इसमें हुकूमत ने अपना किरदार जो है वो बहुत स्ट्रांगली बेहतरीन किरदार हुकूमत ने अदा किया। जहाँ पर हुकूमत की तारीफ बनती है वो बिल्कुल करनी चाहिए कि वहाँ पर खसूसन वज़ीर आला ने, और शायद इसी वजह से हमें ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अगर ज़िले हुकूमत डेंगू जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है और पंजाब हुकूमत उसको सपोर्ट कर सकती है और बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, तो जहाँ खराबी है वहाँ पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा सकती? फिर यहाँ पर यही बात आ जाती है कि जहाँ पर ख़राबी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से अगर बात करें तो तालीम ही को क्यों तरजीह के हवाले से बात की जाती है, और सेहत, तालीम और सेहत अगर हमारे हुक्मरानों की पहली तरजीहात में शामिल हो जाएंगी तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा, लोगों को अच्छा मुस्बत तफरीह के मौक़े भी जो है वो मुस्बत जो है वो सेहत जो है वो लोगों की वो भी बेहतर होगी, और तालीम के ज़रिए ही तरक्की का सफ़र मुमकिन हो सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको मैं सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी ताकि आप अपने पैसे बचवा सकें। हम शामिल करेंगे बचत बाजार। जी, तो सेल में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है शू प्लैनेट, और शू प्लैनेट पर आपको 25% तक ऑफ मिलेगा। दूसरा ब्रांड है हमारे पास सो कमाल। सो कमाल पर आपको अप टू 60% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो नॉर के नूडल्स हैं जी, चिली चिकन और टिक्का बाइट 75 ग्राम्स के 6 पैकेट्स अगर आप ले रहे हैं तो रिटेल प्राइस उसकी बनती है 210, लेकिन आपको देना पड़ेंगे 179, यानी कि 31 रुपीज़ आप अपने सेव कर लेंगे। और नेस्ले माइलो सीरियल है 330 ग्राम्स वाला, रिटेल प्राइस 390, प्रमोशनल प्राइस 319, 71 रुपीज़ आप अपनी जेब में डाल सकते हैं बचाकर। जी, और आप आगे बढ़ते हैं, सब्जी मंडी का रुख करेंगे जहां से हम सब्जी और फलों की बात करेंगे और गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर रही है महंगाई को कम करने में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हसन, शामिल करेंगे आज के भाव। जी, हसन हमारे साथ मौजूद है मुगलपुरा सब्जी मंडी से। हसन, बताएगा क्या महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है? जी हसन, आपको आवाज आ रही है? जी, राब्ता नहीं हो पा रहा, हो गया राब्ता। जी हसन, बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है वहाँ पर? वजह से जो मनमानी कीमतें वो वसूल की जा रही हैं और ये रोज़ाना की एक रूटीन बन चुकी है, एक मामूल बन चुका है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से जो मनमानी कीमतें हैं सब्जियों को वसूल और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इकदाम जो है वो नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो यहाँ पे 15 से 20 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं।
प्याज जो है वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 220 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 100 रुपये से लेकर और 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, बैंगन जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, साग 20 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, मटर 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, नींबू जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। जी हसन से रब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया हसन, जितनी भी आपने अपडेट्स दी, और आप हमारे साथ मुगलपुरा सब्ज़ी मंडी से मौजूद थे। ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से हम देखते हैं हमारे पास आज बीफ और मटन जो है वो किस कीमत पर मिलेगा। और डेफिनेटली वो मार्केट रेट से तो थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन हाइजेनिक होता है। तो आपको बताते चलें कि बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में। मटन जो है वो आपको मिलेगा 848 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 540 में। मटन कीमा आपको मिलेगा 967 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 100 रुपये किलो में, और उसका बना हुआ गोश्त 145 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बैक्टी जो है वो आपको मिलेगी 619 में। रहू फिश 349 में। और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर जो है वो आपको मिलेगी 294 में। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको अंडों के रेट्स बताएंगे। और आपको बताते चलें कि सबसे पहले परचून से अंडे आपको मिलेंगे 94 रुपये दर्जन। थोक से आपको मिलेंगे 92 रुपये में। और गोरमे से अंडे आपको मिलेंगे 93 रुपये दर्जन। और अब ओपन मार्केट से इंटरनेशनल करेंसी रेट्स की बात करेंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास होता है जी अमेरिकन डॉलर। और चूंकि वीकेंड गुजरा है और आज हफ्ते का नया दिन है तो देखते हैं कि अमरीकी डॉलर की कीमतें ख़रीद और कीमतें फ़रोख्त क्या है। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिकन डॉलर कीमतें ख़रीद है 105.85, कीमतें फ़रोख्त है 106.10। डॉलर की कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। पाउंड स्टर्लिंग कीमतें खरीदा 153.10, कीमतें फरोख्त है 153.80। कंपैरेटिवली पाउंड की कीमत भी बढ़ गई है। यूरो की कीमतें खरीदा 118.50, कीमतें फरोख्त है 119। सऊदी रियाल कीमतें खरीदे 28.05, कीमतें फरोख्त है 28.20। यूएई दिरहम कीमतें खरीदे 28.85, कीमतें फरोख्त है 29। कुवैती दिनार कीमतें खरीदे 348.50, कीमतें फरोख्त है 351। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीदे 74.45, कीमतें फरोख्त है 74.90। जैपनीज यन कीमतें खरीदे 0.90, कीमतें फरोख्त है 0.93। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीदे 105.95, कीमतें फरोख्त है 106.85।
कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीदा 75.50, कीमत फरोख्त 76.05। और इसके साथ ही नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप महक असलम से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद बुलेटिन में दोबारा प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं आपके लिए। और वो नया ये है कि लाहौर एक तारीख़ी शहर है और लाहौर में ऐसी बेपनाह जगह मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हिस्ट्री पता हो उस चीज़ के बारे में, उससे पहले वो क्या था, अब उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे लेकर चली जा रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हर रोज़ एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उस टॉपिक के मुतालिक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है वो आप तक पहुँचाएँगे। तो नया सेगमेंट देखते हैं। जी बिल्कुल, सेगमेंट का नाम आपको पता लग चुका, मेरा शहर लाहौर। और मेरे शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है लाहौर रेलवे स्टेशन। लाहौर रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये कब बना, किस तरह से बना, क्या प्लानिंग की गई उस वक्त, और उसके बाद फिर किस तरह से मुख्तलिफ फेजेज़ में क्या क्या तब्दीलियाँ इसमें आती रहीं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे मुहक्किक जिनको लाहौर के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में पता है। एक एक चीज़ आप इनसे पूछते हैं, वो चाहे डेट्स हैं, वो चाहे ईयर्स हैं, वो चाहे हिस्ट्री है, वो चाहे ये है कि किसने इफ्तिताह किया, किसने उसको खोला, किसने क्या चीज़ बनाई और किस तरह से बनाई। इन तमाम मालूमात का ख़जाना जो है वो उनके पास है। और फिर आप उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं डेली सिटी 42 में। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया राव साहब, आप तशरीफ़ लाए। आज तो हम बात कर रहे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन की और एक तारीखी इमारत है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस तारीखी इमारत के बारे में? हाँ, तारीखी इमारतें तो लाहौर में बहुत सारी हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन की अपनी एक अहमियत और अफादियत है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि रेलवे स्टेशन तो ब्रिटिश पीरियड में बना है। उससे पहले यहाँ क्या था, अंग्रेज़ दौर से मुगल दौर की जो इमारत थी वो यहाँ बहुत सारी इमारत थी और उन इमारत को मस्मार करके उनके खंडरात पर यह इमारत तामीर की गई। अच्छा, और कब बना था ये? हाँ, ये लाहौर रेलवे स्टेशन जो है ये 1859 को बना है और तारीख थी 13 फरवरी, 2 दिन पहले जो है, 2 दिन पहले, यानी कि अभी उसकी बर्थडे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डे जो है वो गुजरा। तो इनको जो बनाया था वो एक बड़ी ईंट, मुगल दौर में जो है वो छोटी ईंट इस्तेमाल होती थी, तो ब्रिटिश पीरियड में जो है वो ईंट मोटी और बड़ी आ गई। तो उस ईंट से ये बनाया, दिफाई नुक्ता नज़र से इसको बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये ख़तरा था कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बगावत पे जो है वो एक मामला था। तो अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाए, और उस वक़्त इनको तमाम ऑफिसर्स को हदायत की गई थी कि वो तमाम जो हैं किसी ना किसी तरीके से लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएं, तो वहाँ से फिर उनको बासानी जो है एक निकल सके। तो इसको पूरा एक जिस तरह से किला है, किले की तर्ज पे बनाया गया है, इसकी बुर्जियाँ और इसमें फायरिंग के लिए और तोपचियों के और गनों के बाकायदा जो है वो पोर्शंस और इस तरह से हैं कि फायरिंग अंदर से आप मतलब गोलाबारी या गनों से फायर किए जा सकते हैं, बाहर से वो महफूज रहें। जी ठीक। तो इस तरीके से ये किया। विलियम बार्टन थे जिन्होंने ये इसका नक्शा किया, और सुल्तान ठेकेदार जिनकी सुल्तान की सराय और इनकी हवेली भी अंदरून दिल्ली दरवाज़ा है और लाहौर के बहुत बड़े रईस थे, तो उन्होंने ये बनवाया और 5 लाख रुपए इस पे लागत आई उस वक़्त की। अच्छा। और एशिया का खूबसूरत तरीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 12 इसके प्लेटफार्म हैं और अब भी जो है इसकी अगर हम प्लेटफार्म नंबर 1 के साथ देखें तो मस्जिद दाई-अंगा है, जो शाहजहां के दौर की मस्जिद है। ये महल्ला जो था, जो आबादी जिस जगह अब ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ महल्ला दाई-अंगा था। अच्छा। और दाई-अंगा का जो मकबरा है वो है शालामार बाग से पहले जीटी रोड पे, गुलाबी बाग के अंदर। ठीक। तो मस्जिद जो है दाई-अंगा की इस महल्ले की वो अब भी प्लेटफार्म नंबर 1 के साथ मौजूद है और 12 प्लेटफार्म्स हैं जी, 12 प्लेटफार्म हैं।
और जंग के दिनों में, दूसरी जंग अजीम के दिनों में यहाँ से 75 ट्रेनें, 75 ट्रेन आती थी और 75 यहाँ से निकलती थी। अच्छा, इतनी तो कैपेसिटी इतना इसकी कैपेसिटी थी। और तो बाकायदा कोई जंग भी हुई यहाँ पर, मतलब सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज़ किया गया फिर इसको? सेफ्टी हाँ, इस पे पूरे पैरे थे, बल्कि इसके 2 एंट्रेंस के बाकायदा रास्ते थे। और उसके अलावा आप इंटर नहीं हो सकते थे रेलवे स्टेशन में। और फिर ये कि रात को ट्रेन नहीं चलती थी शुरू में। अच्छा, ट्रेन सिर्फ दिन में चलती थी, रात को जो है स्टेशन के दोनों इकदाम के पेश नज़र। हिफाजती इकदाम। दूसरा ये था कि रास्ते उस वक्त इतने वो नहीं थे, क्योंकि आबादियाँ, जानवर जो थे वो बहुत थे, वो गाय भैंसे और इस तरह की ये चीज़ें ट्रेन के आगे आ जाती थी। लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। और दूसरा ये कि शुरू में जब रेल का निज़ाम आया है तो उस वक्त कच्ची दीवारें वो लाइन के दोनों तरफ वो बनाई गई थी। अच्छा, तो ताकि जो है जानवर जो है वो ट्रेन के आगे बहुत सारे हलाक होते थे। और इस तरह से तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर शऊर आता गया और लोग जानवरों को, और थोड़ा सा इंसान खुद थोड़ा सा दूर हटते गए इससे। और दूसरा ये कि ये उस वक्त इस तरह से ये इंजन नहीं थे, ये लकड़ी के मतलब से आग जलाई जाती थी और स्टीम पैदा करके चलते थे। तो होता ये था कि अक्सर जो है वो ट्रेन रुक जाती थी इंजन, तो वो फिर जिस तरह चंगा मांगा के जंगलात और इस तरह से करीब करीब से फिर सवारियाँ खुद उतर के वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती थी और फिर वो जलाई जाती थी। फिर स्टीम बनती थी और वो चलता था। सही। तो पहली ट्रेन जो यहाँ से चली, ये वैसे तो पाकिस्तान में जो पहली ट्रेन चली है वो 13 मई 1861 को कराची से रोड़ी तक चली है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से जो लाहौर से अमृतसर चली है पहली ट्रेन, ये चली है 1862 में। तो पहला जो सफ़र था वो लाहौर से अमृतसर का था। और इसका स्टेशन का जो इफ्तिताह किया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब, बाद में वायसराय हिंद बने, सर अपना लॉरेंस, इन्होंने किया था। यहाँ पर हम राव साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। राव साहब, टाइम हमारे पास कम रह गया तो, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। कल हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे इनकी खिदमत में और एक नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन, नई हिस्ट्री के साथ। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको ब्रेक के बाद। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आज़म, जो कि अभी सितंबर 2015 में सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर जो है वो तैनात हुए हैं इस यूनिवर्सिटी के, जिसको 2002 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और उससे पहले जो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है उस पर हम बात करेंगे। अभी क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एजुकेशन वाइज हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स होना बाकी है, ये हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आज़म। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कंग्रेचुलेशंस। आप वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया है। अक्सर ये देखने में आता था कि वाइस चांसलर की जब बात होती थी तो ऐसा लगता था कोई एजेड से, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े जो है वो एक ऑफिस में बैठे होंगे और वो वाइस चांसलर, बट यू आर टू यंग टू बी अ वाइस चांसलर, आई मस्ट से। ट्रेंड मैंने चेंज नहीं किया, ट्रेंड आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने चेंज किया है। Nowadays you see quite a few young vice chancellors. मेरे से छोटी एज के वाइस चांसलर्स भी हैं। और अगर आप उमर सैफ, ना आप लोग मिसालें हैं जिनको हुकूमत ने कायम किया है कि भाई अब यंगस्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। आपके लाहौर में ही एक यूनिवर्सिटी ITU है whose vice chancellor is very young actually। बिल्कुल डॉक्टर उमर सैफ की बात कर रहा हूँ। सो अच्छा सर, 10 इयर्स आपने पिंडी यूनिवर्सिटी के साथ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ आप लिंक रहे, उससे पहले भी आप पढ़ाते रहे। सो 90s से आपने टीचिंग का जो है वो स्टार्ट किया। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा रहा? एक्सपीरियंस टीचिंग का ऑफ कोर्स इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। टीचिंग लाइफ चेंजिंग बेसिकली जॉब है। आप एज अ टीचर बहुत सारे लोगों की, अफराद, फैमिलीज़ की, इवन नेशंस की जो लाइफ है उसकी परफॉर्मेंस उसको तब्दील करते हैं और रिवार्डिंग है, बहुत रेस्पेक्ट भी है सोसाइटी में, तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 98 में PhD करने के बाद फॉर्मली करियर स्टार्ट किया था, दो आई हैव बीन टीचिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग बिफोर दैट इवन। तो 98 में मैंने इस्लामाबाद से, उस वक्त हमदर्द यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बना था इस्लामाबाद में, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। एंड ड्यूरिंग दोज ईयर्स आई हैव वर्कड विद सेवरल इंस्टीट्यूशंस। कॉमसैट्स के साथ मैंने कुछ अरसे काम किया। कॉमसैट्स के बहुत सारे कैंपसेस एस्टेब्लिश करने में की रोल रहा विद द अदर टीम मेंबर्स।
तो अच्छा है, रिवार्डिंग है, इट्स लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग है। लर्निंग तो कंटिन्यूस रहती है, वो तो नो चैलेंज डाउट भी रहती है। है, बट एज अ वाइस चांसलर एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है ये पोस्ट आपको दी गई। Being a vice chancellor is being a chief executive of an organization, लेकिन आप बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं इन मैनी डिफरेंट वेज। एक तो इसलिए कि हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट थॉट को जब प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को साथ ही आप इंडिपेंडेंट थॉट पे एनकरेज कर रहे हों, क्रिटिकल थिंकिंग पे एनकरेज कर रहे हों और साथ ही उनको आप मैनेज भी करना चाह रहे हों इन सम वे, तो बड़ा एक मुश्किल काम होता है। सो बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, बहुत सारे डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स जो हैं उनको लोग टो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। फिर साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो एक और बड़ा डिफरेंस है बाकी अदारों की निस्बत, वो ये कि हम फॉर इंस्टेंस अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ हर 2, 3, 4 साल के बाद कंपटीशन में आ जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमोशंस नहीं होती, ख़ास तौर पे जो फैकल्टी पोजीशंस हैं उनमें प्रमोशंस नहीं होती। हर हायर पोजीशन के लिए आपने नए सिरे से कम्पीट करना होता है और आप वही लोग जिनके साथ हार्मनी में काम कर रहे होते हैं, जिनके साथ मिलकर उनके साथ और दिस हैपेंस एवरी 3, 4, 5 ईयर्स। तो राइवलरीज भी होती हैं, आई मीन सम पीपल विन, सम पीपल लूज। तो ये जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की, जिसको 2002 में यूनिवर्सिटी बनाया गया, तब से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस यूनिवर्सिटी में? ये यूनिवर्सिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इस वक्त इसके 10 कैंपसेस हैं और ये जो 10 कैंपसेस हैं ये इनकी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। फॉर इंस्टेंस एक हमारा कैंपस लाहौर में है जिसको हम लोअर माल कैंपस कहते हैं। आज आपके अखबार में एक स्टोरी भी पूरा एक आर्टिकल अभी राव जावेद साहब से मैं बात करी थी और उन्होंने पूरा आर्टिकल कवर किया हुआ है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लेट 19th सेंचुरी, 1880s में एस्टैब्लिश हुआ था और उस वक्त की हुकूमत ने ये ज़रूरत महसूस की कि टीचर्स की एजुकेशन के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक रेगुलर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की। वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वाइस चांसलर साहब हम बात कर रहे थे कि इसके 10 कैंपसेस हैं और अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो 44 एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, 3 डिवीजन्स हैं। यूनिक चीज़ क्या है इसमें, मैं ये जानना चाहूँगी। यूनिक चीज़ जैसे हमने पहले बात की, बहुत सारे लोग, आम लोग जो हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, तो क्या बाकी यूनिवर्सिटियाँ एजुकेशन की यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं? अच्छा, तो दिस यूनिक डिफरेंस मैं फिर उनको बताता हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ विच फोकस ऑन सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी का फोकस एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है। सो प्राइमरीली हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, टीचर्स को एजुकेशन, और इसको स्पेसिफिकली हम प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं कि जॉब में जाने से पहले बिफोर दे गो इनटू क्लासरूम्स दे गेट सम ट्रेनिंग एंड सम एजुकेशन। तो उस लिहाज से ये एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे मुल्कों में कई एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ हैं मगर यहाँ पे एक ही है। टीचर्स ट्रेनिंग हमारा बेसिक फोकस था एज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, मगर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कुछ शिफ्ट हो गया जनरल यूनिवर्सिटी के तौर पे। अच्छा। इस यूनिवर्सिटी ने ज़्यादा प्रोग्रेस किया, तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वी शिफ्ट बैक टू आवर ओरिजिनल विजन कि हमने टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं, अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं। तो कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है उनकी, मतलब किस तरह से? उसमें जो टीचिंग की फ़िलासफ़ीज़ हैं, एजुकेशन की फ़िलासफ़ीज़ हैं, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर्स को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, क्या तरीके अडॉप्ट किए जाएँ पढ़ाने के तो ज़्यादा बेहतर मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है, पेडागोजीज़ क्या होनी चाहिए, और फिर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से भी मुख्तलिफ तरीके ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती। सो एक तरफ तो कंटेंट नॉलेज है कि पढ़ाना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स है या फिज़िक्स है, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाने हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, और फिर ये कि उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव। सो ये तो फिर डिफरेंट क्लासेस होंगी कि हर सब्जेक्ट की अलग से
एक जी बिल्कुल, बाकायदा उसकी क्लास हो रही है और उसको एक सिखाया हमारा जा रहा जो है, ट्रेनिंग हो मेजर रही है। प्रोग्राम है उसको हम B.Ed ऑनर्स कहते हैं, जो 4 साल का प्रोग्राम है। तो उसमें कंटेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, फिर साथ टीचिंग के कोर्सेज होते हैं। अच्छा, So सो इट्स अ 4 ईयर प्रोग्राम। इट्स अ 4 year डिग्री प्रोग्राम B.Ed ऑनर्स। इसमें साइंस टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर्स, फिजिक्स टीचर्स, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता वो है। अपनी अच्छा एजुकेशन मैनेजर्स को भी स्किल्स सिखाई जाती हैं, सो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? उसके लिए भी कुछ डिग्री प्रोग्राम्स पहले से मौजूद हैं, कुछ हम नए इनिशिएट करना चाहते हैं। हम एजुकेशन की जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर पॉलिसी मेकिंग है, लीडरशिप, इस लिहाज से हम मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो एजुकेशन पॉलिसी इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्ट, एजुकेशनल लीडरशिप इज़ इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। तो इस तरह के मज़ामीन पे भी हम और एजुकेशन चूँकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो देमसेल्व्स एक होलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट है बाकी बहुत सारे बिजनेस के अदारों की निस्बत। तो उसके ऊपर भी हम स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम्स करवा भी रहे हैं और नए प्रोग्राम्स जो है वो करना आ भी रहे हैं। आप खुद भी पढ़ाते हैं? मैंने अभी इस यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया नहीं है, मैंने रिसेंटली टेकअप किया है। यूजुअली वाइस चांसलर्स पढ़ाते भी नहीं, मगर मैं जनरल लेक्चर्स और लेसन्स, आपका इतने सालों से लिंक रहा पढ़ाने के साथ, तो ऑब्वियसली आप मिस करते हैं उस चीज़ को, उस फैक्ट। टीचर की लाइफ में वो जो क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको यकीनन आप मिस करते हैं। सो आई टेक सेशंस विद माय फैकल्टी, आई टेक सेशंस विद स्टूडेंट्स एज वेल। क्लासरूम टीचिंग नहीं, मगर जनरल जो सेशंस हैं वो लेता हूँ डिस्कशन के लिए, आइडियाज़ शेयर करने के लिए। ये बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ होती है कि आपके सामने 100, 150, 200 लोग बैठे हुए हों और वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो सुनने पे मजबूर हैं या सुन रहे हैं, ये अगर मजबूरी से सुन रहे हूँ तो फिर इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर वो वाक़तन कॉलेज का ज़माना याद आ गया कि जब एट टाइम्स कभी आप कुछ ड्राई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो फिर आपको होता है कि अच्छा यार। ये तो है, आपको अगर ज़िंदगी में आपने 100 लोगों से पढ़ा है तो शायद 4-5 होंगे जो आपको याद होंगे, जिन्होंने वाकई आपकी लाइफ को चेंज किया हो। आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब? फ्यूचर प्लान्स, एक तो मैंने जैसे अर्ज, हम इसका जो फोकस है उसको रिवर्ट करना चाहते हैं बैक टूवर्ड्स टीचर एजुकेशन, और रिसर्च के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। फिर इन सर्विस टीचिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं उनके साथ कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज हम प्लान करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आगे प्लान में है जो है वो नजर आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर शुक्रिया कमिंग प्रोफेसर साहब। लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि कम रह गया था, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी का इफ्तिताह उसकी एक अपनी अहमियत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। गुड लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्लान्स यू हैव फॉर दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।